दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? तो इससे पहले हम लोगों ने कंपनसेटर देखा था कि कंपनसेटर हमको लीड लैग कंपनसेटर दोनों हमको कंबाइन रूप से क्या करना था, पढ़ना था। और जो कंपनसेटर आपको पढ़ना था उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से कंपनसेटर पढ़ना था। आपने देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से हमने कंपनसेटर डिजाइन किया था और कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल के आपको बताया था। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इन एस डोमेन में निकाल के बताया था। आप जो फाइनल इक्वेशन है उस फाइनल इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में दो फैक्टर आया है, वहां से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे दो फैक्टर आए, वहां से भी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एस का दो वैल्यू निकलेगा डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। तो न्यूमरेटर से जो वैल्यूज निकलेंगे उसको जीरो बोला जाता है और डिनोमिनेटर से जो वैल्यू निकलेंगे उसको पोल बोला जाता है। तो इट हैज 2 0 एंड 2 पोल एंड 2 0 एंड 2 पोल जिस सिस्टम में होता है वो टाइप 2 सिस्टम कहलाता है। ये आगे कंट्रोल सिस्टम में या सिग्नल सिस्टम में तुम पढ़ोगे कि जिसका 2 0 2 पोल होता है वो टाइप 2 सिस्टम होता है, और जिसका 2 0 2 पोल होता है 2 0 2 पोल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो जब हम पूरे कंपनसेटिंग नेटवर्क की बात करेंगे तो कंपनसेटिंग नेटवर्क में हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि पोल जीरो का कैंसिलेशन होता है। पोल जीरो कैंसिलेशन अगर होता है तो सिस्टम स्टेबलाइज होता है। मान लेते हैं 3 पोल और 2 जीरो रहता तो 2 पोल 2 जीरो को तो कैंसिल करता, एक पोल बच जाता तो सिस्टम मेरा स्टेबल होता, क्योंकि पोल सिस्टम को स्टेबल करता है। लेकिन अगर 3 जीरो होते हैं और 2 पोल होते तो 2 पोल से 2 जीरो कैंसिल हो जाते और एक जीरो मेरा बच जाता जो कि सिस्टम को अनस्टेबल बना देता। तो पोल हमेशा सिस्टम को स्टेबल बनाता है अगर वो राइट हाफ में हो। बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, कितना कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। अगर इसमें कंसेप्ट बताने लगे तो पता चलेगा कि ये पूरा एक लेक्चर बन गया है। ठीक है, तो पोल जीरो का कंसेप्ट आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाई होगा। कंट्रोल सिस्टम पहले बताना चाहिए था, देन आफ्टर ये सारी चीज उसमें हम यूज कर सकते थे। कंपनसेटर कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ाई होता है। इट्स बेटर टू लर्न दिस वन इन कंट्रोल सिस्टम। चूंकि यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज हुआ है इसलिए इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर डाल दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि अगर 2 0 2 पोल होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अपने इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, वैल्यूज को कैंसिल नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे, दोनों वैल्यू तो अलग अलग है। नहीं, इफेक्ट को कैंसिल करता है, सिस्टम को क्या बनाता है, स्टेबल बना देता है। सिस्टम को क्या बना देता है, स्टेबल बना देता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ओवरव्यू चाहिए, ओवरव्यू हमको लेकर के चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते थे, वहां पे मैंने ये बात बताया नहीं आपको, मेरे दिमाग में नहीं आया था वहां, लेकिन अभी जब मैं मिटा करके नया टॉपिक लिखा हूं तो हमको याद आया कि नहीं, इससे प्रीवियस टॉपिक में ये बात मुझे बतानी चाहिए थी कि 2 पोल 2 जीरो का कंसेप्ट जो कि मैंने थ्योरी में भी लिखा था तो वो वहां पे होगा। वहां से आप निकाल सकते हैं एस की वैल्यू। आप ऊपर दोनों फैक्टर को, नीचे दोनों फैक्टर को निकाल करके चेक करके देख सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक उठाते हैं मॉड्यूल 5 का, जो है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ए टू डी कन्वर्जन, जिसको एडीसी भी बोला जाता है। ए टू डी कन्वर्जन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, एडीसी भी बोलते हैं यहाँ पे। तो एडीसी और हमारा डीएसी होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो एडीसी हमारा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो केवल हमको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ना है, वैसे डीएसी कन्वर्जन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल? एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम, या फिर एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एनालॉग सिग्नल को हैंडल करे, इनपुट में एनालॉग सिग्नल को ले और आउटपुट में एनालॉग सिग्नल को दे। डिजिटल सिस्टम वो होता है कि जो कि डिजिटली हैंडल हो। ठीक है, जैसे कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिस्टम है। कंप्यूटर इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिस्टम। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट तो फेमिलियर होंगे डिजिटल से, है ना। तो एनालॉग और डिजिटल का अपना अपना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो वोल्टेज करंट जो दो पैरामीटर्स होते हैं दैट आर जनरली इन एनालॉग इन नेचर। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वांटिटीज है, जैसे वोल्टेज है, करंट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटीज है। These are the things which are analog in nature। इसका जो हमारा जो भी होता है वो एनालॉग फॉर्म में आता है।
अब इस एनालॉग फॉर्म जो कि एक रियल टाइम फॉर्म है, रियल टाइम कहने का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है। अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो टाइम के फॉर्म में किसी चीज को हमने एक्सप्लेन अगर किया है तो वो एक्यूरेट हो सकता है और होगा भी। तो मेनी केसेस वी विल हैव एक्यूरेट वैल्यू इन टर्म ऑफ व्हाट, इन टाइम। बट if you want to process the signal, analog signal, then it is very much difficult, बहुत डिफिकल्ट है किसी एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना। प्रोसेस कहने का मतलब उस एनालॉग सिग्नल को क्या करना, उस एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना, उस एनालॉग सिग्नल पे प्रोसेसिंग अप्लाई करना, उस एनालॉग सिग्नल को कंप्रेस करना, उस एनालॉग सिग्नल में कुछ इफेक्ट डालना, उस एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना, एज वेल एज उस एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट भी करना विदाउट नॉइज, ट्रांसमिट करना विदाउट नॉइज। क्योंकि यू नो नॉइज इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज, और नॉइज का इफेक्ट सिग्नल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे तो एनालॉग सिग्नल इज मोस्टली इफेक्टेड बाय नॉइज, एंड वंस द नॉइज एडेड इनटू द एनालॉग सिग्नल इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमूव इट, वहां से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो पाता है। बट इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल, नॉइज डिजिटल सिग्नल पे प्रभाव तो डालता है लेकिन वहां पे हम उसको हटा सकते हैं। वी हैव रीजेनरेटिव रिपीटर्स इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, हमारे पास रीजेनरेटिव रिपीटर्स है जो हम कम्युनिकेशन चैनल के अंदर हर जगह पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो कि नॉइज के प्रभाव को कम कर देगा। बट दिस रीजेनरेटिव रिपीटर कैन नॉट हैंडल द एनालॉग सिग्नल। तो कहने का मतलब है एनालॉग सिग्नल का दो इट हैज व्हाट एक्यूरेसी इन टाइम डोमेन, टाइम डोमेन एक्यूरेसी इसके अंदर होता है, लेकिन इसको प्रोसेस कर पाना मुश्किल है। इसलिए सम टाइम एंड मेनी टाइम वी हैव टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, हमको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो एक कन्वर्टर का यूज करेंगे जिसको ए टू डी कन्वर्टर बोला जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोला जाएगा। तो दीज कन्वर्टर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर वापस जब हम रियल वर्ल्ड टाइम में अगर आते हैं, रियल वर्ल्ड टाइम में आते हैं तो फिर से हमको उसको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल 0101 के फॉर्म में होता है, एंड 0101 इज ओनली द कोडिंग विच आर गिविंग टू द सिग्नल। रियल वर्ल्ड में तो हमको वो सिग्नल दिखाई पड़ना चाहिए, तो फिर से वापस से उसको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग डी टू ए कन्वर्टर का यूज करेंगे जो कि ए टू डी कन्वर्टर का जस्ट अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमारा होता है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम लोग कोई भी चीज टाइप करेंगे तो वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, मोबाइल डिजिटली कन्वर्ट करता है। तो दीज आर थिंग्स विच आर कन्वर्टिंग द सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने से बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे पास, वी हैव मेनी एडवांटेज। सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज होता है कि एनालॉग के केस में, डिजिटल के केस में हम सिग्नल को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो यही सारी कुछ बातें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं, और इसके लिए जो हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, उसको हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं। जैसे schematic diagram of analog to digital converter I have given here. This is the schematic diagram, or you can say the block diagram of simple A to D converter. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने VA एक एनालॉग सिग्नल इनपुट के रूप में यूज किया है, इसको दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज का यूज किया और यहाँ से आपको डिजिटल सिग्नल मिल रहा है D1 D2 से लेकर के डॉट 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 DN तक। ठीक है, जो कि बाइनरी फॉर्म 0101 के फॉर्म में होगा। दीज आर व्हाट डिजिटल आउटपुट। और यहाँ पे हमने दो एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग यूज किया, कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया। एक स्टार्ट, जो कि इसको स्टार्ट मतलब इंस्ट्रक्शन देगा कि ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करे, और दूसरा मैंने EOC एंड ऑफ कन्वर्जन यूज किया, जो कि इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि कन्वर्जन को अब स्टॉप करना है। और एक रेफरेंस वोल्टेज इसके अंदर यूज किया। तो आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट एनालॉग सिग्नल विच इज गिविंग एट द इनपुट ऑफ what ADC means analog to digital converter, and this ADC requires some reference voltage to operate, so we have here reference voltage। और इस रेफरेंस वोल्टेज के बाद हमको क्या मिल रहा, आउटपुट वहां पे है, आउटपुट D1 D2 से लेकर के DN तक आउटपुट हमको मिलेगा।
जो कि बाइनरी फॉर्म 0101 के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये डिजिटल हमारा सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, डिजिटल आउटपुट मिलेगा। और इसके अलावा हमने दो कंट्रोलिंग यूनिट का यूज किया है, एक स्टार्ट ऑफ द कन्वर्जन मींस कन्वर्जन स्टार्ट करने का इंस्ट्रक्शन देगा, और एक EOC मतलब एंड ऑफ कन्वर्जन, जो कि कन्वर्जन को स्टॉप करेगा। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ADC के बारे में देखेंगे। सारा टाइप हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ टाइप के बारे में जान लेंगे, क्योंकि हमको ADC सिर्फ मेरे सिलेबस में ADC दिया है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में दिया है। इसके टाइप्स हमको पढ़ने के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, और सारे टाइप्स अगर पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ये पूरा टॉपिक एक। ठीक है ना। एक्चुअल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये पूरा डिटेल वे में पढ़ना पड़ता है। इधर वो लोग आगे जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में मे बी पॉसिबल ये सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें उनको ये पूरा डिटेल में पढ़ना हो। उनके लिए एक यूनिट होगा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आपको केवल ओवरव्यू जानना है, तो डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम जानेंगे कि ये कौन से टाइप्स कितने होते हैं और किस बेसिस पे हम टाइप्स को क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, या क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस वन, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ADC। ठीक है, लिखिए। कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो जनरली यूजुअली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है उसमें हम लोग दो एडिशनल कंट्रोल देते हैं, जो कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया। आपने ब्लॉक डायग्राम देखा था, स्कीमेटिक डायग्राम में आपने देखा था दो कंट्रोल दिए, एक स्टार्ट ऑफ द कन्वर्जन और दूसरा हमारा क्या होगा, एंड ऑफ द कन्वर्जन होगा। अब क्या कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन का जो हम लोग टाइप यूज करते हैं उससे पे डिपेंडिंग हम लोग इसको जनरली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ADC। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, एक डायरेक्ट टाइप होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टाइप होता है। ADC का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो एप्लीकेशन लाइक माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरफेसिंग में करते हैं, और डायरेक्टली हम लोग ड्राइव करते हैं LCD और LED को, मतलब LCD और LED को ड्राइव करते हैं, ग्लो कराते हैं किसी एप्लीकेशंस में। तो ये जो दो टाइप के ADC आपके पास अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन जो मैंने क्लासिफाई किया, वो दो टाइप क्या है हमारा, तो पहला हमारा डायरेक्ट टाइप ADC है और दूसरा हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप ADC है। अब आते हैं हम लोग अगर हम अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन टेक्निक देखें यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन देखें, तो इसका क्या यूज होगा वो उसके टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप देखिए डायरेक्ट टाइप ADC क्या है, ये एनालॉग सिग्नल को डायरेक्टली कंपेयर करता है और क्या करता है विद द इंटरनल जनरेटेड इक्विवेलेंट सिग्नल। और ये इंटरनली इक्विवेलेंट जनरेटेड सिग्नल आपने देखा वहां पे वी रेफरेंस करके एक सिग्नल मैंने दिया था, उसे डायरेक्टली कंपेयर करके ये आउटपुट को 0101 के फॉर्म में देता है। कहने का ये मतलब है, थोड़ा आपको समझना है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे हमने क्या लगाया, डायरेक्ट टाइप लगाया। क्या लगाया, डायरेक्ट टाइप ADC लगाया। इसका एक रेफरेंस इनपुट होगा V रेफरेंस, और यहां से हम इनपुट देंगे V इन, इनपुट हम देंगे VA। लेट अस सपोज VA, V इन भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो डायरेक्ट टाइप इनपुट को रेफरेंस से कंपेयर करता है और आउटपुट यहां पे प्रोड्यूस करता है। अब कहता क्या है कि अगर मेरा VA इनपुट वोल्टेज ये ग्रेटर देन हुआ V रेफरेंस से, तो ये आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करेगा, लॉजिक 1। और दूसरे केस में क्या कहता है, अगर VA लेस देन हुआ V रेफरेंस से, तो ये आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करेगा, लॉजिक 0। तो इस तरह से कंपैरिजन होता है इसके अंदर कि डायरेक्टली इंटरनली वो किसी वैल्यू से कंपेयर करता है, रेफरेंस वैल्यू से, और आउटपुट प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब इसके अंदर ये 4 टाइप के फर्दर सब डिवाइड होते हैं। पहला हमारा फ्लैश और कंपैरेटर टाइप है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ये फ्लैश और कंपैरेटर टाइप का एग्जांपल बताया आपको। ठीक है, दूसरा इसमें काउंटर टाइप
तीसरा इसमें ट्रैकिंग और सर्वो एडीसी होता है, और चौथा आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप। इन चारों में सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम डायरेक्ट टाइप की बात करें तो डायरेक्ट टाइप में आउट ऑफ दिस 4 लास्ट वन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी इज व्हाट वेरी मच यूज्ड। जहां पे हमको कन्वर्जन स्पीड हाई चाहिए, जहां पे हमको कन्वर्जन स्पीड क्या चाहिए, हाई चाहिए, वहां पे हम लोग एडीसी का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेनी टाइम हमने एग्जाम में देखा है ना, एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें आप देखेंगे कि आपको यहीं से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ देगा। और क्वेश्चन बहुत बार रहता है कि डुअल स्लोप एडीसी किस टाइप का है, इंटीग्रेटिंग टाइप का है या डायरेक्ट टाइप का है, या फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन किस टाइप का हमारा एडीसी है, डायरेक्ट टाइप का है कि इंटीग्रेटिंग टाइप का। यहीं से क्वेश्चन पूछता है बहुत टाइम। तो ठीक है, तो ये चीज आप देखते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी, और दूसरा हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप में दोनों यूज करते हैं। तो जहां पे हमको ज्यादा स्पीड चाहिए, हाई स्पीड ऑफ कन्वर्जन चाहिए, वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे, सक्सेसिव टाइप का, और इन दोनों का यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग टाइप में क्या होता है, यहां पे डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं होता है। पहले क्या होता है, फर्स्टली उसको एनालॉग इनपुट को लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो है वो नॉन लीनियर नेचर का होता है। एनालॉग सिग्नल जो है वो नॉन लीनियर नेचर का होता है, और वो नॉन लीनियर से पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट करता है, विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी। इनिशियली वो नॉन लीनियर नेचर का होता है with the time and frequency, then after it will be converted into what, non-linear। ठीक है, सॉरी, लीनियर। तो पहले वो नॉन लीनियर होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और फ्रीक्वेंसी, और उसको वो लीनियर में कन्वर्ट करता है, एंड देन आफ्टर एक पर्टिकुलर कोड असाइन करता है उसको। दो टाइप के इसमें है, चार्ज बैलेंसिंग एडीसी और डुअल स्लोप एडीसी। दीज आर द टू टाइप ऑफ व्हाट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो किसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, यू कैन राइट इट, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडीसी जो है वो हमारा कौन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडीसी हमारा यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड इंटीग्रेटिंग टाइप है। यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं कि मोस्ट सक्सेसिवली यूज्ड, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, या मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज व्हाट, दिस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड दिस टू वन, जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ जस्ट डेटा लॉगर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वेयर कन्वर्जन स्पीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जहां पे कन्वर्जन स्पीड मेरा ज्यादा कंसर्न हो, जहां पे कन्वर्जन स्पीड मेरा क्या हो, कंसर्न हो, कंसर्न करने का मतलब इंपॉर्टेंट हो, वहां फास्टली कन्वर्जन हो, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी का यूज करेंगे। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड कंपैरेटर टाइप आर फास्टर बट जनरली इट इज व्हाट, लेस एक्यूरेट। ये लेस एक्यूरेट होता है देन द इंटीग्रेशन टाइप कन्वर्टर। इंटीग्रेशन टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी के मुकाबले ये क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है हमारा। ठीक है, तो द फ्लैश टाइप कंपैरेटर इज एक्सपेंसिव। फ्लैश टाइप कंपैरेटर क्या बोल रहा है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, फॉर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, द इंटीग्रेटिंग टाइप कन्वर्टर इज यूज्ड इन एप्लीकेशन। इंटीग्रेटिंग टाइप का कहां कहां यूज होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे। हम एक बार डिक्टेट करा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, हम लिखाएंगे नहीं। तो इंटीग्रेटिंग टाइप कन्वर्टर का जो यूज होता है वो कौन से एप्लीकेशन में होता है, डिजिटल मीटर में इसका यूज होता है। ठीक है, और इसका यूज कहां होता है, पैनल मीटर में होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम में, where the conversion accuracy is what, critical, where the conversion accuracy is what, critical। कहां होता है, integration type converters are used in the application such as digital meter
पैनल मीटर, कॉमा देना है, उसके बाद लिखना है पैनल मीटर। जो पैनल्स होते हैं उसमें मीटर्स जो लगे होते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे इसमें सर्किट होंगे, स्विचेस होंगे, वहां पे हमारा मीटर लगा होगा, तो उसको पैनल मीटर बोला जाता है। किसी सिस्टम का कैबिनेट, किसी सिस्टम का पैनल मीटर होता है हमारा, है ना। कोई बड़ा डिवाइस होता है उसका पैनल मीटर होता है, पैनल उसको अलग से हम लोग सेटअप करते हैं। तो पैनल मीटर के अंदर जनरली आप, है ना, बिग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे इंडस्ट्री में, तो वहां पे आपको मिलेगा, वहां यूज होता है। और मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब जहां पे हम लोग सर्विलांस सिस्टम का यूज करते हैं, जहां पे मॉनिटर करते हैं किसी भी चीज को, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो क्लियर है, इन सारी बातों को लिख लेंगे। जो बात मैंने अभी आपको यहाँ डिक्टेट किया है उस बात को आप लिख लेंगे जरूर, क्योंकि इसको हम नहीं लिखाएंगे अभी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सेपरेटली हम एक एक डिजिटल और एनालॉग कन्वर्टर को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 6 टाइप है। 6 टाइप पढ़ने का मतलब है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। अपने सिलेबस में आप देखेंगे तो केवल और केवल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन दिया है। अगर उसको टाइप पूछना होता तो जरूर मेंशन करता। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, ये आपका टोटल मॉड्यूल 5 का क्या था, कंटेंट था। टोटल मॉड्यूल 5 का कंटेंट था। अब आपका एक मॉड्यूल 6 बच गया। इसके अलावा मॉड्यूल 4 में 2 टॉपिक हमको देखना है। एक पावर एम्पलीफायर का टॉपिक आएगा और एक आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का। ठीक है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का एक कंसेप्ट आएगा। 2 कंसेप्ट वहां पे हम लोग नहीं देखें, उसको लीव करके चले, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट व्हाट मॉड्यूल 6 हम लोग कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, मॉड्यूल 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है, फोन में है अवेलेबल। तो अगर हम मॉड्यूल 5 की बात करें, लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपेम इसका नाम है। हमने आइडियलाइज्ड एनालिसिस ऑफ ओपेम के बारे में बताया, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आपको बताया, उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया था कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग हमने देखा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों का केसेस हम लोगों ने देखा था। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में मैंने आपको 2 केसेस बताया था कि जो गेन होता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इन केस ऑफ इन्वर्टिंग इट इज गिवन बाय -RF, जो फीडबैक में फ्रीक्वेंसी लगा है, और इनपुट RI। ठीक है, और जबकि नॉन इन्वर्टिंग के केस में हम लोग V0 अपॉन VI देखे थे, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस RF इंटू व्हाट RI। तो ये 2 डिफरेंस है, ये याद रखेंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं एप्लीकेशंस में। बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी आपने देखा कि जस्ट मैंने इससे पहले आपको जो पढ़ाया था कंपनसेटर, उसमें भी यूज किया था इस कंसेप्ट को। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ा था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये चीज भी हम लोग देख चुके हैं। देन आफ्टर वी हैव इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ये भी हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है। उसके बाद हमारा इंटीग्रेटर था, वो एप्लीकेशन में ऑलरेडी हमने देखा। एक्टिव फिल्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, PPI कंट्रोलर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, एंड देन आफ्टर वी हैव लीड लैग कंपनसेटर यूजिंग ओपेम, ये भी आज हम लोगों ने देखा। वोल्टेज रेगुलेटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड देन आफ्टर वी हैव ऑसिलेटर, वेन्स ब्रिज एंड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कंप्लीट आपका हो गया। एक लास्ट टॉपिक इसमें है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, वो भी हम लोगों ने अभी अभी देखा। तो ये आपका मॉड्यूल 5 कंप्लीट हो गया। कोई ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जो हम लोग छोड़ के चले हैं। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल आपका 4 है। इसमें मैंने बोला कि 2 टॉपिक है, वहां भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर दे दिया। 10 जगह तो एक ही टॉपिक पढ़वाता है यहाँ, है ना। ऐसा तो सिलेबस फ्रेम करता है कि एक ही चीज ऊपर भी दिया नीचे भी दे। क्या मतलब है ऐसा सिलेबस फ्रेम करने का? मतलब ऐसा लगता है कि जिसने सिलेबस फ्रेम किया वो, हमको लगता है कि नॉन टेक्निकल आदमी को बैठा देता है। यहाँ भी डिजिटल, यहाँ भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर लिख देगा, नीचे भी लिख देगा, वहां भी लिख देगा, 10 जगह लिख देगा। 10 जगह पढ़ाओ यार एक ही चीज है। मजाक बना के रखे हुए हैं सिलेबस को ये लोग, कुछ से कुछ दे देते, कोई स्पेसिफाई नहीं करता है। पूछने का होगा तो पता चलेगा घुस के पूछ दिया अंदर से, यही करता है। हमने यहाँ बिहार के सिलेबस को देखा है, ऐसा बाहर में नहीं होता है।
जो चीज आपको पूछना है वो मेंशन करो सिलेबस में। ये चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का नॉलेज आप चेक करना है। आप सिलेबस फ्रेम कर रहे हो तो प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए कि उसमें क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। सीधे डाल दियो ए टू डी कन्वर्जन। अरे क्या ए टू डी कन्वर्जन, व्हाट इज ए टू डी कन्वर्जन है? अगर आपको जानना है तो केवल बगल में लिखो ओनली द इंट्रोडक्शन, नॉट एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर डिफरेंट टाइप्स। इसके डिफरेंट टाइप का एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब पता चलेगा वो अंदर घुस करके डुअल स्लोप एडीसी पूछ दिया तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है। पूछता भी है यहाँ पे, सिलेबस कुछ से कुछ फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां हम लोगों ने देखा डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ये हमको पढ़ना है, हम लोग नहीं पढ़े हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपेम मैंने आपको बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, सर्किट डायग्राम अंदर में। एंड देन आफ्टर वी हैव आइडियल ओपेम, नॉन आइडियलिस्टिक में डिफरेंट पैरामीटर है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है ना, इनपुट बायस करंट है, इनपुट ऑफसेट करंट है, स्लीव रेट है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट मैंने नहीं बताई, ये बता देंगे हम, जिसमें कुछ चीजें रह गया है। एंड देन आफ्टर व्हाट मॉड्यूल 6 नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपेम में हमको कुछ पढ़ना है, जैसे हिस्टेरिटिक कंपरेटर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर पढ़ना है, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, जिसमें हम लोग मल्टी वाइब्रेटर देखेंगे। मल्टी वाइब्रेटर भी हमारा क्या करता है कि ये स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव को जनरेट करता है। जनरली मल्टी वाइब्रेटर के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। देन यू हैव टू स्टडी द प्रिसीजन रेक्टिफायर, पिक डिटेक्टर एंड मोनोशूट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कंटेंट है, ये हम लोग देखेंगे। 6 आवर का कंटेंट है, 6 आवर में कंप्लीट करना है। ऊपर वाला कंटेंट 8 आवर का था, मतलब ये जो पूरा हम लोग मॉड्यूल पढ़े वो 8 आवर का था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करेंगे कि इसमें हम लोग पहले मॉड्यूल 6 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मॉड्यूल 4 में जो भी टॉपिक लेफ्ट ओवर होगा उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का सेशन होगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन लिख करके न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, मॉड्यूल 1 सॉरी, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इसका न्यूमेरिकल का एक अलग सेक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपका रिवीजन भी एक टाइप का होता रहेगा। चलिए तो इसको लिख लेंगे पहले।